तो हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, फंक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ्स में। इसे ऐसे समझिए, फंक्शन वो रिलेशन है जिसमें सेट ए के हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो सेट बी में। चलो अब वापस रिलेशन पर आते हैं थोड़ी देर के लिए। रिलेशन क्या है? हम जिसे आर ए टू बी लिखते हैं, इसे अगर मैपिंग की जाए तो सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होता है। ठीक है। अब यहाँ एसोसिएशंस पर एज सच कोई रोक नहीं है। यहाँ रिलेशन में सेट ए के एलिमेंट्स की एक से ज़्यादा इमेजेस भी हो सकती है, बट फंक्शन की ये कंडीशन है कि सेट ए के एलिमेंट्स की केवल एक ही इमेज होगी सेट बी में, ना ज़्यादा ना कम। मतलब सेट ए में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट्स की एक एक इमेज होनी ज़रूरी है, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। आगे इसमें हम टाइप्स ऑफ फंक्शन लेंगे जो हम कॉमनली यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने 7 मेन फंक्शन लिए हैं। इन्हें समझना थोड़ा ज़रूरी है क्वेश्चंस पर जाने से पहले। देखिए, इसमें स्टार्टिंग के जो फंक्शन है जिसे आइडेंटिटी और कांस्टेंट मोस्ट इजी है, बाकी सारे भी हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन है अ फंक्शन विच हैज़ आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज, ऑल्सो इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर और सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो बेसिकली एज लॉन्ग एज फंक्शन के अंदर दोनों सेट्स सेट ए और सेट बी, मतलब डोमेन और को डोमेन जो सेट्स हैं उनके अंदर रियल नंबर्स हो, तो हम कह सकते हैं कि वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो देखिए, फर्स्ट वाला फंक्शन लेते हैं हम, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर हमारे पास फंक्शन f दिया हुआ है फ्रॉम r टू r, और y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। ठीक है, फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब समझते हैं, ये फंक्शन है फ्रॉम r टू r। तो बेसिकली जो फर्स्ट सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स, और सेकंड सेट भी है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखिए, यहाँ पर ये जो कंडीशन दी हुई है अपन को, ये कंडीशन बेसिकली एसोसिएशंस को शो करेगी। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट सेट है R, हम इसमें रियल नंबर्स ले लेते हैं कुछ 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे खूब सारे यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे सेट ए के अंदर। ठीक है, तो उनमें से हमने कुछ लिए, यहाँ पर भी 1 2 3 4 और कई सारे रियल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमको एसोसिएशन करना है। देखिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बेसिकली फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? x के बराबर है। तो अगर हम x लेते हैं, देखिए जहाँ पर x बिलोंग्स टू r, तो x की वैल्यू हमको हमेशा r रियल नंबर्स के अंदर ही लेनी है। तो हम x अगर 1 लेते हैं तो y कितना आता है? y हमारे पास f ऑफ 1 कितना आएगा? 1 आएगा। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ इस कंडीशन के अंदर, तो y 1 आएगा। तो 1 जो है, x 1 पुट करने पे y कितना आया है? 1। तो 1 को 1 से एसोसिएट करना है। ठीक है, इसी तरह हम अगर x की जगह 2 रखते हैं तो f ऑफ 2 हमारे पास, x की जगह 2 रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। तो यहाँ को 2 से 2 को एसोसिएट कर दिया। इस तरह से ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर हमारे पास जो x की वैल्यू होती है वही हमको y की वैल्यू मिलती है। देखिए, अब आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनाएंगे हम। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हमको पता है, हमने x इक्वल टू 1 पुट किया था, y भी हमारे पास 1 आया था। तो x इक्वल टू 2 पुट करने पे y भी 2 आया था। मतलब x में जो भी वैल्यू पुट करेंगे हमको y वो का वो मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y कितना मिलता है? 1 मिलता है। x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y भी कितना मिलता है? 2 मिलता है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हमारे पास जो है वो इस लाइन पर लाई करते हुए, x 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, x माइनस 1 पुट किया अगर हमने, तो यहाँ पे y कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। x माइनस 2 अगर पुट किया तो y भी -2 मिलेगा। तो ये बेसिकली जो ग्राफ है ये आइडेंटिटी फंक्शन को डिनोट करता है। देखिए, नेक्स्ट अपने पास कांस्टेंट फंक्शन है। देखिए, कांस्टेंट फंक्शन में क्या दिया हुआ है? f(r)(r). ये बेसिकली f(r)(r) जो है ये शो कर रहा है कि ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिसमें डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर्स के सेट है। और हमारे पास जो ये दी हुई ये कंडीशन है, ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर देखें तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा हमको क्या मिल रही है? कांस्टेंट मिल रही है। फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है? c के बराबर मिल रही है, अकॉर्डिंग टू ये जो लाइन लिखी है हमने यहाँ पे।
तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमको सी मिल रहा है। अब यहाँ पे एक्स हम कुछ भी पुट करें तो हमेशा वाई तो हमको सी ही मिलेगा, वाई तो फिक्स ही हो गया, वाई की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, सी मिलेगी। तो एक्स हम 0 पुट करें, चाहे x1 पुट करें, चाहे x2 पुट करें, वाई हमेशा हमको इन सब के लिए क्या मिलेगा, वाई हमेशा सी के बराबर मिलेगा। अब सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे हमने जनरल केस लिया तो सी एक कांस्टेंट लिया है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो इसकी अगर मैपिंग करना चाहें तो हम इस तरह से मैपिंग कर सकते हैं। देखिए सेट ए हमारे पास रियल वैल्यूड सेट है और सेट बी भी रियल वैल्यूड सेट है। अब रियल नंबर्स में हमारे पास कई सारे नंबर होंगे, 1 2 3, हमने ये मेन जो नंबर है वही लिया है। यहाँ पे कुछ एक होंगे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स, और ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। हम मान लेते हैं सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू 2 है, सी कुछ भी हो सकता है, देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हम x1 x0 पुट कर रहे हैं तो हमको वाई सी मिल रहा है। तो ये हमारे पास 0 पुट करने पे, x0 पुट करने पे वाई तो हमेशा सी ही मिल रहा है। तो यहाँ वाई हमें सी 2 लिया है तो 0 का एसोसिएशन 2 से लेंगे। x1 पुट करेंगे तो भी सी मिल रहा है, तो 1 पुट करने पे भी हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 पुट करने पे भी 2 मिलेगा, 3 पुट करने पे भी 2, और 4 पुट करने पे भी 2। तो अपने पास जो ये फर्स्ट सेट है, डोमेन वाला सेट है, ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू उठाएंगे, ठीक है, और वो हम वैल्यू पुट करेंगे किसमें, y इज इक्वल टू एफ एक्स के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए x की कोई टर्म है ही नहीं जहाँ पे हम पुट कर सकें, x की कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x चाहे कुछ भी पुट करें, f0 चाहे f1, सबकी वैल्यू क्या आएगी, c ही आएगी, ठीक है। इसके बाद अपन इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से मिलेगा, एक कांस्टेंट लाइन मिलेगी, क्योंकि देखिए ये y है, तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा हमको y एक्सिस पे मिलती है। देखिए x इक्वल टू हमने कुछ भी पुट किया, चाहे 1 पुट करें, चाहे 2 पुट किया, चाहे 3 पुट किया, चाहे -1, चाहे 0, हमेशा जो y फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो हमेशा एक कांस्टेंट मिल रही है c। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा, केवल और केवल एक कांस्टेंट लाइन देखने को मिलेगी कांस्टेंट फंक्शन के लिए, ठीक है। देखिए वापस हमने कांस्टेंट फंक्शन ड्रॉ किया है। कांस्टेंट फंक्शन की यहाँ पे अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें तो क्या क्या होगी, देखिए डोमेन हमारे पास क्या है। देखिए यहाँ अभी तक आपने जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर में डोमेन पढ़ा है वो बेसिकली मैपिंग से रिलेटेड पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम फंक्शन चैप्टर में डोमेन को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। और वो तरीका क्या है, डोमेन बेसिकली वो सारी वैल्यूज़ इंक्लूड करता है, डोमेन के अंदर वो सारी वैल्यूज़ आती है जो कि हम x की वैलिड वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में जिसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है, इसमें हम x की जगह कुछ भी डाल सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू आर डोमेन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कोडोमेन की अगर हम बात करें तो कोडोमेन तो हमको पता ही है क्या है, आर, क्योंकि हमने इस फंक्शन को डिफाइन क्या किया था, एफ आर टू आर। तो ये वाला सेट हमारे पास डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, ठीक है। तो डोमेन और कोडोमेन की तो हमने बात कर ली। अब आते हैं रेंज पे। रेंज बेसिकली क्या होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि सेट ए से बी हमारे पास अगर एसोसिएशंस हैं, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये इस तरह से, तो सेट बी के अंदर जो जो एलिमेंट्स एसोसिएटेड हैं वो हमारे पास रेंज के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर केस में कांस्टेंट फंक्शन में अगर बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन में अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी मैपिंग में देखा था, जैसे अपने पास ये आर है और यहाँ पर भी आर है, ठीक है। हमने कांस्टेंट लिया था, कांस्टेंट की वैल्यू ली थी 2, तो फंक्शन x इक्वल टू 1 पे फंक्शन 2 दे रहा है, x इक्वल टू 2 पे भी फंक्शन 2 दे रहा है, और सभी वैल्यूज़ पे फंक्शन क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। तो रेंज के अंदर हमारे पास केवल और केवल एक ही एलिमेंट आएगा जो कि कांस्टेंट c होगा, ठीक है। वो अब c कुछ भी हो सकता है, इस पर्टिकुलर केस में हमने 2 लिया है समझाने के लिए, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, c। देखिए यहाँ पे हमारा थर्ड है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन बेसिकली हमारे पास डिफाइंड है एफ आर टू आर वेर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डैश 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 an x की पावर n। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास n यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है, a1 a2 उससे लेके सारे an जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए ज़रूरी कंडीशन क्या दी गई, देखिए एक तो यहाँ पे n क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब
पहली चीज़ तो इंटीजर होना चाहिए n, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ नॉन नेगेटिव होना चाहिए। देखिए नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन -1, -2, -3 ये सारी वैल्यूज़ n की नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हमने एग्जांपल्स लिए हैं इसी चीज़ को समझने के लिए। देखिए यहाँ फर्स्ट वाला जो केस दिया हुआ है अपने पास y इज इक्वल टू x³ माइनस x² प्लस 2, इस वाले केस के अंदर हमारे पास अगर देखा जाए, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को अगर उस फॉर्म में लिखूं तो देखिए कैसे लिखूंगा मैं, 2 प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इंटू x³। देखिए इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, मैंने क्या किया, केवल इस कांस्टेंट टर्म को पहले लिख दिया, फिर ये x² माइनस का x² वाली टर्म को मैंने -1 इंटू x² लिख दिया और x³ को यहाँ पे 1 इंटू x³ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जो a0 की वैल्यू अगर देखा जाए तो 2 है, a1 की वैल्यू यहाँ -1 है और a2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 देखने को मिल रही है। और देखिए n की वैल्यू हमारे पास केवल 3 टर्म है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर केस हमारे पास जो है वो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। नेक्स्ट केस लेते हैं अपने पास। नेक्स्ट वाला जो है वहाँ पे दिया हुआ है x⁴ प्लस √2x। देखिए इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 कहेंगे 0 प्लस √2 इंटू x⁴ प्लस 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू x³ और प्लस 1 इंटू x⁴। देखिए ये सारी चीज़ें हमने इसके लिए लिख दी है। इसका क्या मतलब है, हमने इसी फंक्शन को ऐसे लिख दिया। देखिए कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं कोई, तो कांस्टेंट टर्म के लिए आपने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। फिर x⁴ एग्जिस्ट कर रहा है, इसका कोफिशिएंट कितना है, √2, तो हमने क्या लिख दिया, √2 इंटू x⁴ फिर x² की कोई टर्म नहीं है, तो x² की टर्म लिख के हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, और x³ की भी कोई टर्म नहीं है, तो x³ को भी हमने ऐसे के ऐसे 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर लास्ट में जो है हमारे पास x⁴ का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू x⁴ लिख दिया। तो देखा जाए तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद में जो भी कॉन्स्टेंट्स हमारे पास a0, a1, a2, a3, a4 ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये दोनों तो हमारे पास जो है पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन की। लेकिन जो थर्ड वाला पार्ट है यहाँ पे, थर्ड वाला जो फंक्शन दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है x⁴ प्लस 2x। इसको अगर अपन लिखे तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ 0 लिखेंगे, प्लस x⁴ की टर्म है, तो 2 इंटू x⁴ लिख दिया। फिर देखिए x⁴ यहाँ पे है ही नहीं, x⁴ नहीं है, लेकिन x⁴ है, तो x⁴ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको देखिए ये जो यहाँ पे हमने ये पावर 1 ली है, यहाँ पे पावर 2/3 ली है, ये बेसिकली n की वैल्यू शो कर रहा है। तो n यहाँ पे हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ये कंडीशन हमारे पास यहाँ लिखी हुई है। तो नॉन नेगेटिव तो चलो ठीक है, लेकिन इंटीजर नहीं है हमारे पास। 2/3 जो है, 2/3 इज़ नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल केवल वो ही कहलाते हैं, पॉलिनोमियल px के अंदर केवल पॉलिनोमियल उन्हीं को हम बोल सकते हैं जिनमें x की पावर में कोई भी फ्रैक्शन ना हो। ठीक है, x की पावर कहाँ तक भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये जो x की पावर्स हैं इनमें कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर नेगेटिव इंटीजर होगा तो क्या होगा, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव इंटीजर का, f(x) इज इक्वल टू x प्लस x⁻⁻1। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, x प्लस -1 पावर में है तो 1/x हो जाएगा। तो ये भी अपने पास पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है।